प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत। आज वीडियो लेक्चर 7वां है। वेक्टर स्पेस की इससे पहले आप 6 लेक्चर देख चुके हैं और हर लेक्चर को आप क्रम से देखिए, आपको किसी तरह की तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, छठे लेक्चर के अंदर मैंने आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल बताया था, उन्हीं के ऊपर आधारित हम आज क्वेश्चन करेंगे। मैंने दो क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखने का ये पर्पज है कि दोनों के अंदर समानता है। तो पहले एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि दो सदिश दिए हुए हैं, सदिश इतने तथा इतने के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि दो सदिशों के लंबवत जब इतनी बात आती है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कोई भी दो वेक्टर हैं, समतल की बात हो रही है, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर कल आपको सदिश गुणनफल में इस तरह से बताया था, बीच का कोण थीटा। तो इन दो वेक्टर के तल के लंबवत अगर हमें सदिश निकालना है तो हमें क्रॉस गुणनफल या वज्र गुणनफल के अंदर जाना पड़ेगा। बिंदु गुणनफल में दो सदिशों का जब हम गुणा करते हैं तो अदिश राशि आती है। कह रहा है दो सदिशों के लंबवत हो, तो जो वेक्टर मांग रहा है इन दोनों के लंबवत हो। इनके लंबवत जो वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, इस तल के लंबवत होगा। पहली बात इस तरह से, वो तो होगी उसकी दिशा, जैसे हम इस तरह से उसका डायग्राम बनाते हैं बाहर की तरफ। तो दिशा आपको कल मैंने बताया था A क्रॉस B। तो दिशा को हम किससे लिखते हैं? n कैप से। और परिमाण कैसे लिखा जाता था? परिमाण लिखा था हमने A का मापांक, B का मापांक और साइन थीटा। अगर ये दिशा और ये परिमाण दोनों गुणा करूंगा तो मेरे पास ये A क्रॉस B आएगा, जिसको मैंने ऐसा बताया था, मापांक A मापांक B साइन थीटा परिमाण हो गया और लिखा n कैप। तो इसको क्यों यूज करेंगे? कई बच्चे यही थोड़ा सा भ्रम में आ जाते हैं कि सर इसका क्या रोल है। रोल मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले कह रहा है ये सदिश इतने और इतने के लंबवत सदिश पूछ रहा है, और वो लंबवत सदिश भी कैसा हो? 9 इकाई परिमाण हो उसका। तो लंबवत सदिश की दिशा तो क्या होगी? n कैप। अब कल आपको ऐसा बताया था दिशा कैसे निकलती है। ये परिमाण का अगर यहाँ भाग दे देंगे, A क्रॉस B में भाग दे दिया परिमाण का, तो ये n कैप हो गया। हमारे पास थीटा की कोई वैल्यू नहीं दे रखी सवाल में, तो परिमाण को भी मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। परिमाण का ये संकेत होता है A क्रॉस B का परिमाण। ये फॉर्मूला किस चीज को व्यक्त करता है, किसको शो करता है? A और B के तल के लंबवत यूनिट वेक्टर को, यानी A और B के तल के लंबवत जो सदिश होता है उसकी केवल ये दिशा है। फिर से सुनिए आप, ये दोनों के तल के लंबवत, इन दोनों के तल के लंबवत मान लेते हैं। ये तल के लंबवत इस तरह से ये सदिश है जिसकी दिशा है बाहर। तो इस दिशा को हम n कैप से लिखते हैं, उसका ये फॉर्मूला बनता है। अब क्या कह रहा है? इन दोनों के लंबवत, तो लंबवत तो हो गया n कैप, दिशा तो हो गई n कैप, और परिमाण चाहिए 9 इकाई। तो हमें एक तरह से जो गणना करनी है वो करनी है 9 गुणा n कैप की। अब किस तरह से लिखेंगे? देखिए सॉल्यूशन बड़ा स्पष्ट काम है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। दोनों को पहले तो मान लेते हैं, रटने का काम नहीं है, इसलिए एक को अल्फा मान रहा हूं, एक को बीटा मान रहा हूं। अल्फा और बीटा दोनों के नाम दे दिए।
अब ऐसा लिख रहे हैं, मान लिया अल्फा वेक्टर व बीटा वेक्टर के लंबवत सदिश की दिशा या यूनिट वेक्टर एक ही बात है, सदिश की दिशा n कैप है। तो सबसे पहले तो n कैप लिखेंगे किस तरह से, अल्फा क्रॉस बीटा अपॉन उसी का परिमाण। दिशा आ जाएगी, उसको 9 से गुणा कर देंगे, दिशा को परिमाण से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उस चीज को अपन बाद में लिख लेंगे या अभी भी लिख सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं, वो मान लिया अगेन दोबारा 9 इकाई परिमाण वाला सदिश। भाषा तो बेटा आपको लिखनी पड़ेगी, ये मैं सब हटा रहा हूं। देखिए आप, ये समझने की बात थी, ये वहां इंडिकेट नहीं करनी है। चाहता है कोई अगर बच्चा तो एक छोटा सा डायग्राम बना सकता है। कैसे बना सकता है? ये डायग्राम इस तरह से बनेगा, अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर, तो ये तो हो गया आपका इसकी दिशा, और आपसे इसी दिशा के अनुरूप ये पूछ रहा है 9 n कैप, ये n कैप है। 9 इकाई परिमाण वाला सदिश r वेक्टर हो तो r वेक्टर की वैल्यू 9 n कैप होगी। देखिए ये दोनों आपस में समानांतर है इस तरह से, ये दोनों के दोनों बाहर की तरफ, तो समानांतर की भी कंडीशन लग रही है, समझने का करिए प्रयास। समानांतर की कंडीशन कैसे बताए कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर जब आपस में समानांतर होते हैं तो उनको एक दूसरे के साथ किसी अचर राशि के सहायता से बराबर लिखा जा सकता है। तो दिशा तो हमने इसकी ले ली, अल्फा व बीटा के तल के लंबवत तो दिशा हो गई, उस दिशा को 9 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे कुछ भी नहीं है, आगे सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन में बात समझ में हमें कम आती है, तो उस बच्चे ने निश्चित रूप से उसके अंदर थ्योरी नहीं देखी है, थ्योरी नहीं पढ़ी है। आगे बिना थ्योरी के, बिना कंसेप्ट के आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी, कम नहीं होगी। देखिए इस चीज को, अब सिंपल सा काम, पहले n कैप की कैलकुलेशन करेंगे। तो अल्फा क्रॉस बीटा की कैलकुलेशन किस तरह से होती है 11th में आप पढ़ चुके। एक सारणिक बनेगा, पहले लिखा जाता है आई कैप, जे कैप, के कैप। अब पहले अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा में आई, जे और के के गुणांक, तो क्या लिखा हुआ है 4, -1 और 3। ऐसे ही बीटा में -2, 1 और -2। अब यहाँ आप मैथ के स्टूडेंट्स हो तो सारूस विधि से भी हल कर सकते हो। आपको सारूस विधि तीसरे चैप्टर में मैंने क्लियर बताई थी। सारूस विधि के अंदर क्या करते हैं, C1 को बाहर रिपीट करते हैं और C2 को बाहर रिपीट करते हैं। C1 और C2 जब बाहर लिख लेते हैं तो पहले डायगोनल का इनटू होता है। कौन सा डायगोनल? ऊपर से नीचे। जब ऊपर से नीचे डायगोनल इनटू करूंगा तो यहाँ देखिए एक बार, अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर से नीचे के डायगोनल इनटू किए, ये डायगोनल का गुणा किया 2 आई कैप, दूसरे डायगोनल का गुणा किया -6 जे कैप, तीसरे डायगोनल का इनटू किया 4 के कैप, माइनस लगाएंगे। अब नीचे से ऊपर के डायगोनल इनटू करेंगे, पहला हो गया 2 के कैप, देखिए आप 2 के कैप, दूसरा डायगोनल इनटू किया 3 आई कैप, 3 आई कैप, और लास्ट वाला डायगोनल ऊपर से नीचे इनटू किया तो ये नीचे से ऊपर
पहले इधर के डायगोनल लिए, अब इधर से इधर चल रहे हैं, तो ये आया 8j कैप। देखिए माइनस का 8j कैप, तो अल्फा क्रॉस बीटा आ जाएगा सिंपल। 11th में आप इसको कैलकुलेट करना जानते हो अच्छी तरह, देखिए, या प्रसार विधि से भी कर सकते हो, प्रसार कर लीजिए, ये सॉल्यूशन आएगा। तो i और i के ऐड करें तो क्या हुआ, ये एक माइनस का i कैप बचेगा। देखिए कैलकुलेशन, ये माइनस के 6 हुए, ये प्लस के 8 हुए, तो प्लस के 2 चेक बचे, और के आपके बचेंगे प्लस के 2 के कैप। अब बात करते हैं इसके परिमाण की। ये डायग्राम है बेटा, डायग्राम साइड में बनाना है आपको। अगर बच्चे का डायग्राम के ऊपर फोकस रहेगा तो टीचर को उसका क्वेश्चन चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी, समझेगा कि बच्चा काफी कुछ जानता है। इन दोनों के तल के लंबवत सदिश निकाल रहे हैं, कह रहा है इसके और इसके लंबवत, तो दिशा तो ये हो गई बाहर की तरफ, इसकी दिशा n कैप, और परिमाण चाहिए 9, तो ये तो दिशा थी किसकी, यूनिट वेक्टर की, जिसमें परिमाण 1 था। अब परिमाण 9 चाहिए, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल हो गए, ऐसा लिख सकता हूं मैं। r वेक्टर की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो पहले n कैप की वैल्यू निकाल रहे हम। तो परिमाण कैसे आएगा, अल्फा बीटा का परिमाण अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग, ये आ गया 3। सिंपल, देखिए कुछ भी नहीं है, ये सारी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो r वेक्टर की वैल्यू 9, n कैप की पहले वैल्यू रख रहा हूं, अल्फा क्रॉस बीटा अपॉन अल्फा वेक्टर और बीटा वेक्टर का परिमाण। मान रखिए कुछ भी नहीं करना है, r वेक्टर इक्वल्स टू 9, ये 3 आया, डिवाइड हुआ 3 से, अल्फा क्रॉस बीटा ये रहा माइनस i प्लस 2j प्लस 2k, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, r वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3i प्लस का 6j प्लस का 6k कैप। ये इसका आंसर हुआ। अब अगर आप इस वेक्टर का परिमाण निकालोगे तो परिमाण 100% इसका परिमाण 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। देखिए 36 और 36 72 और 4 36 36 72 और 9 72 और 9 81 81 का अंडर रूट 9 आ गया। इस तरह से इसमें आपको गणना करनी है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 17 है। ये जो 17वां सवाल लिखा हुआ है मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको अभी मैं कंपेयर करूंगा दोनों सवालों को। तो 17वें सवाल के अंदर सेम वही बात है। यहाँ पे क्या था, हमें 2 सदिश दिए हुए थे। इस क्वेश्चन में तो मेरे पास 2 वेक्टर थे, यहाँ पर मेरे पास 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु से 2 सदिश बन जाएंगे। देखिए बिंदु ए इसको ले लेंगे, एक बिंदु ये हो जाएगा सी, एक बिंदु ये हो जाएगा बी, ए बी सी। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला चलेगा, वेक्टर क्या होंगे, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। सेम वही का वही क्वेश्चन है, कह रहा है इनके तल के लंबवत, पढ़िए क्वेश्चन, ए बी व सी समतल है। ये समतल में कोई 3 बिंदु है, ये समतल में 3 बिंदु हो गए। तो कहता है इस समतल के, ये जो समतल है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस समतल के अविलंब की दिशा में, इसके अविलंब की दिशा होती है ये बाहर की तरफ, इसके तल के लंबवत, तल के लंबवत, ये तल है। अगर समतल और तल एक ही बात है, समतल कहो, प्लेन कहो, तल कहो, सब एक ही बात। तल के लंबवत की दिशा ये हो गई। तो पहले तो दिशा निकालेंगे n कैप इसी फॉर्मूले से, AC वेक्टर चाहिए और AB वेक्टर चाहिए, आ जाएगा। और परिमाण 5, तो जैसे यहाँ 9 से गुणा है वहां 5 से गुणा हो जाएगा।
दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क है। ये 2 वेक्टर दे रखे थे और वो 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट से वेक्टर बन जाता है। किस तरह से करेंगे देखिए आप इस क्वेश्चन को, देखिए आप सेम ऐसे का ऐसे वही क्वेश्चन चलेगा। मैं उस क्वेश्चन को कर रहा हूं, एक बार इसे मैं हटा रहा हूं। देखिए मैं पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं, ये पॉइंट किस तरह से होते हैं, क्या होता है। ये पॉइंट, जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये पोजीशन वेक्टर हैं। इनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। तो ये ऐसा दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन, ऐसा दिया हुआ है। ओ ए की वैल्यू बिल्कुल क्लियर है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, समझिए। ओ बी की वैल्यू दी हुई है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओ सी की वैल्यू दे रखी है -i माइनस 2j प्लस का 3k, ये आपको दे रखा है। अब मैं डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम आपका बनेगा, जहां भी गुंजाइश है आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के सवाल कीजिए। डायग्राम से आपको भी हेल्प मिलेगी और जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसको देखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर समझ जाएगा कि बच्चे का काम बिल्कुल सही है, सब कुछ जानता है। तो डायग्राम कैसे, मान लेते हैं ये बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। आप कैसे भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, कैसे भी लो। तो जैसे लोगे उस हिसाब से थोड़ा सा क्या होता है, फॉर्मूला जो बनता है हमारा एन कैप का, वो चेंज हो जाता है। वो किस तरह से चलता है, दाहिने हस्त नियम से। तो इनके तल के ए बी सी का जो तल है, समतल आया ए बी सी, इसके अभिलंब की दिशा यह है बाहर की तरफ। तल के लंबवत अभिलंब को अब मेरे को बनाना कैसे पड़ेगा, यही बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया एन कैप, ये तो दिशा हो गई। तो दिशा तो ये लेंगे, और वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, दिशा और परिमाण। और परिमाण कितना, 5। तो ये हमको मान लेते हैं वेक्टर निकालना है, ये दोनों समानांतर हो गए, 5 एन कैप ये हो गया। देखिए आप, ये बीच में एंगल थीटा, एंगल की अभी नीड है नहीं, एंगल मेरे पास है नहीं। तो अपन कैसे करें, पहले ओ बी वेक्टर कैसे आएगा। देखिए अभी यहाँ फॉर्मूला लगाया था इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसा लगा था, एन कैप की वैल्यू अल्फा क्रॉस बीटा अपॉन मॉडुलस अल्फा और बीटा का मापांक, ये फॉर्मूला लगाया था। ये फॉर्मूला यहां लगा था इस क्वेश्चन के अंदर, एन कैप की वैल्यू। तो वहां क्या था, ये अल्फा वेक्टर था, ये बीटा वेक्टर था। अब हमें ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, क्या लिखते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अगर लिखना चाहे तो ऐसा फुल, तो ए बी वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया आपका, ये बी में से ये घटा दें तो ये इधर से इधर घटेगा, तो क्या आएगा, आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस का k कैप। ये तो ए बी वेक्टर हो गया। इस वेक्टर की वैल्यू आ गई पूरे की। इस ए सी वेक्टर को क्या लिखेंगे, ए सी को लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए। देखिए आप, ये लैंग्वेज लिखी है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। सिंपल काम है, बिल्कुल त्रिभुज नियम नहीं लगाना पड़ेगा आपको। ये मैंने बताया था आपको पोजीशन वेक्टर के अंदर, और आपको बात क्लियर बताई थी। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गणित के स्टूडेंट्स हो, भविष्य में भी आपके पास गणित रहेगी, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, तो अगर आपका वेक्टर क्लियर नहीं है तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगी, आपको हर जगह प्रॉब्लम आएगी।
ये पार्ट अगर मैं खुद सिलेबस दोहराऊं तो मेरे हिसाब से 15 नंबर का पार्ट होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन बढ़ा दो, इसमें थ्योरी बहुत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद ही इसका दूसरा पार्ट है 3D, उसमें भी ये काम आएगा। अच्छे से देखिए आप। तो AC वेक्टर की जब बात करेंगे तो OC माइनस OA करें, OC माइनस OA करेंगे तो माइनस का 2i कैप। देखिए आप, मैं घटा रहा हूं किस तरह से, माइनस का 4j कैप और ये यहां से घटाया तो प्लस का k कैप। क्लियर? बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, तो क्या निकालना है? पहले दिशा AB व AC के लंबवत इकाई सदिश n कैप हो तो n कैप की वैल्यू, फॉर्मूला क्या बनाओगे? फॉर्मूले को रटना नहीं है, n कैप सिंपल AB क्रॉस AC दोनों का सदिश गुणनफल अपॉन उनके परिमाणों का भाग। परिमाण का भाग दे दिया तो यूनिट वेक्टर वैसे ही बन गया। बिल्कुल सिंपल। बाद में हमें 5 से गुणा करना है इस n कैप को, तो ये नया सदिश आ जाएगा, वो अभी मैं मान लूंगा। तो देखिए आप कैलकुलेशन आगे कैसे होगी, इसको भी एक बार मैं लिख देता हूं। माना n कैप दिशा व 5 इकाई परिमाण वाला सदिश T सदिश है, तो T वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 n कैप, या T वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 5, n की वैल्यू रख रहा हूं AB क्रॉस AC अपॉन AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का परिमाण। सिंपल सा काम है, इसमें वैल्यू रखनी है। नंबर 1 डाल देते हैं। अब वही का वही काम, AB क्रॉस AC निकालेंगे, सारणिक बनाएंगे। पहले क्या लिखते हैं? I कैप, J कैप, K कैप। AB में आ जाओ, ये AB लिखा हुआ है, ये रहा AB वेक्टर निकाला हमने, ये रहा AB वेक्टर में I J K के गुणा 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 1, बाकी AC में 2 माइनस का -4 और 1। अभी मैंने सारूस विधि लगाई थी, आप प्रसार से करो, कैसे ही करो, ये आपके ऊपर है। प्रसार कर देता हूं इस बार, AB क्रॉस AC। तो सबसे पहले ये प्रसार कर रहा हूं R1 के सापेक्ष, तो I। अब ये 4 मेंबर बचते हैं। बच्चे को समझ में आना चाहिए, मैथ के हो आप लोग, बायोलॉजी के दो नहीं, कि बायोलॉजी के टीचर पर फिजिक्स, बायोलॉजी के बच्चे के ऊपर या बायोलॉजी की क्लास में फिजिक्स के टीचर को जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो हम जानते हैं बेटा। फिजिक्स का टीचर उसको बहुत तरीके से समझाता है, लेकिन बच्चा क्या है, ये सोच लेता है, पहले से ही धारणा आ जाती है कि हम तो इन चीजों को याद कर लेंगे। तो आप तो खुद ही मैथ के हो, तो मैथ वाले की कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, समझ में क्लियर आना चाहिए। ये इधर से इधर गुणा किया तो क्या आया? -3। देखिए आप, लिख रहा हूं मैं -3। जब इधर से इधर गुणा करूंगा तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस मेरा खुद का आएगा 4 हो जाएगा। फिर ये J माइनस का होता है, प्लस माइनस प्लस का रूल चलता है, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा। देखिए, और ये फिर प्लस का हो जाएगा तो लिखना माइनस का ही है, माइनस के 2, और लास्ट में K कैप। तो ये 4 बचेंगे इधर के, ये माइनस का 4 है और वो माइनस का 3, 6 हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 6। तो AB क्रॉस AC वेक्टर हमारे पास आएगा माइनस का 7 I कैप, माइनस का J कैप और माइनस का ही 10 K कैप। AB क्रॉस AC का परिमाण आ जाएगा √,
49 प्लस 1 प्लस 100, तो ये आ गया अंडर रूट 150। 25 गुणा 6 हो गया, 25 बाहर आ जाएगा 5 रूट 6। ये परिमाण इकाई में आया। अब सिंपल सा काम है, यहां दो जगह वैल्यू रख दो, तो आपका जो ये टी वेक्टर पूछ रहा है, ये टी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप, मैं इस क्वेश्चन को एक बार हटा रहा हूं, तो टी वेक्टर क्या बनेगा? टी वेक्टर की वैल्यू 5, परिमाण का भाग लग रहा है, ये परिमाण है 5 बटा रूट 6, और ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू माइनस का 7 आई कैप, माइनस का जे कैप, माइनस का 10 के कैप। तो फाइनली टी वेक्टर हमारे पास आ गया 1 बाई रूट 6, और इसी को भी अंदर गुणा कर दे तो माइनस 7 आई कैप माइनस 1 बटा 6, ये अंदर गुणा करते हुए लिख रहा हूं बेटा, जे, और माइनस का 10 बटा रूट 6 के कैप। ये जो वेक्टर आया है, इसका परिमाण 100% 5 इकाई होगा। ये इसका आंसर हो गया आपका। दोनों सवाल एक जैसे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड की दृष्टि से। देखिए आप ये दोनों सवाल देखिए बेटा एक बार, उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे शानदार सवाल है। इस सवाल को जो बच्चा समझता है उसको इस पूरे पाठ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, जब भी मैं ये सवाल क्लास में करता हूँ, बच्चों को पहले ही कहता हूँ बेटा चाहे 1 बार 2 बार 4 बार कितनी बार अभी करवा लो, लेकिन बाद में, हालांकि रिवीजन में भी करते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहता हूँ कि रिवीजन में आप पूछोगे तो आप जब रिवीजन की बात करते हो ना, तो रिवीजन में हमारा थोड़ा सा माइंड अलग चलता है, बच्चे का माइंड थोड़ा सा अलग चलता है। रिवीजन की चीजें एक अलग होती हैं, रिवीजन में केवल प्रैक्टिस चलती है और कुछ भी नहीं होता। कि कोई चीज रह जाती है तो उसको हमें कई बार रिवीजन में भी उठा लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे शानदार सवाल है। अब इसका आपको, इसके अंदर पूरा आपका जो अब तक आपको थ्योरी पढ़ाई है, जो आपको कंसेप्ट बताए हैं, जो वेक्टर के अंदर जो निचोड़ है, वो सारा इस सवाल के अंदर आता है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए कैप बी कैप व सी कैप इस प्रकार के वेक्टर हैं, कैप लगा हुआ है तो परिमाण 1 हो गया। हालांकि बुक में तो ये भी लिख रहा है इस प्रकार के इकाई सदिश हैं, तो इकाई सदिश उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, परिमाण लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर हो गए। कहता है ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों 0 हैं, ए कैप डॉट बी कैप और ए कैप डॉट सी कैप दोनों का मान 0 है। अब सबसे पहले तो आपको ये जो अर्थ है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? इसका मतलब हुआ ए और बी लंबवत हैं और ए और सी भी लंबवत हैं। जब दो सदिशों का बिंदु गुणनफल 0 होता है तो दोनों आपस में लंबवत है। ए बी के लंबवत है और ए सी के भी लंबवत है। अब खासियत क्या आई? ये बी वेक्टर और सी वेक्टर बनाया, ये मैंने बी कैप बनाया, ये मैंने सी कैप बनाया। अब जो ए वेक्टर था वो बी वेक्टर के लंबवत है। देखो ये ए वेक्टर है जो बाहर की तरफ, ये बी के लंबवत, और ये ए वेक्टर सी के भी लंबवत हो गया। यानी बी और सी दोनों के लंबवत हो गया ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अब किस तरह का काम करेगा? ए वेक्टर समानांतर होगा एन कैप के। देखो सदिश गुणनफल में आपको ऐसा बताया था, दो सदिशों के तल के लंबवत एन कैप तो दिशा को बताता है,
क्लियर। अब वो कहता है ए कैप, और यहां भी ए कैप बी के भी लंबवत है, ए कैप सी के भी लंबवत है, तो ये ए कैप की भी दिशा ये हो गई, ये हो गया आपका ए कैप। ये दोनों के दोनों आपस में समानांतर हो गए। क्यों हो गए समानांतर? दोबारा समझिए आप, चाहे 5 बार समझे 6 बार समझे, यही समझने की चीज है। क्या कहता है, पहले तो अपन इसको अपनी बुक की बात को देखते हैं। अगर सदिश गुणनफल की बात करें तो बी कैप और सी कैप के दो तल के लंबवत, तो नए वेक्टर की दिशा होगी बी क्रॉस सी की। ये क्या चीज है? ये बी कैप क्रॉस सी कैप की दिशा है, खाली दिशा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये रही वो दिशा बाहर की तरफ। अब वहां देखिए आप वो क्या लिख रहा है, कहता है ए लंबवत है बी के और ए लंबवत है सी के, ये लिखा हुआ है। तो ए ये ले लेते हैं, ये मेरा, ये तो एन कैप हो गया। अब ये मेरा ए कैप है, देखिए बाहर की तरफ देखिए, दोनों की डायरेक्शन इसकी तो दिखा रखी है। ये एन कैप हो गया और ये वाला पेन हो गया कौन सा? ए कैप। तो दोनों समानांतर है, ये दोनों पेन की जो डायरेक्शन है, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन है समानांतर है। पहला कॉन्सेप्ट। तो अब किस तरह से लिखेंगे? बहुत शानदार सवाल है, बोर्ड में 20 में तो आया नहीं, 21 में आ जाएगा। देखिए आप, मैं लिख रहा हूं क्या क्या दे रखा है, ए कैप बी कैप और सी कैप तीनों के परिमाण बराबर होंगे, इकाई होंगे, यूनिट वेक्टर है ये, तो यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 होता है। दूसरी बात, ए कैप डॉट बी कैप बराबर है 0 और बराबर है ए कैप डॉट सी कैप के। तो ए कैप सदिश दो अन्य सदिशों बी कैप व सी कैप के तल के लंबवत होगा। चित्रानुसार विद डायग्राम। देखिए, ये वो हम वेक्टर मान लेते हैं, ये लंबवत है, देखिए ए कैप, तो ये ए कैप और ये एन कैप आपस में समानांतर है। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ए कैप बी कैप क्रॉस सी कैप की दिशा, ये बी कैप क्रॉस सी कैप की दिशा भी तल के लंबवत होती है। इसे एन कैप से व्यक्त करते हैं। तो यहां ए कैप व एन कैप परस्पर कैसे हुए? समानांतर होंगे, होंगे ही होंगे, 100% होंगे। देख लीजिए, ये तो इसकी दिशा है बी क्रॉस सी की, और ये कहाँ कह रहा है? ये कह रहा है बी लंबवत है ए की, ए लंबवत है बी के ए के बाद, सी लंबवत है ए के, ए लंबवत है सी के। तो समानांतर होंगे, तो समानांतर की कंडीशन क्या होती है? समानांतर की कंडीशन होती है ए कैप बराबर लैम्बडा एन कैप। समझिए, बात को समझो, कुछ भी नहीं है। अब लैम्बडा की वैल्यू रखनी है, तो क्या कर रहा हूं? इसी से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? देखिए,
ए कैप डॉट ए कैप बराबर लैम्बडा एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लैम्बडा एन कैप से। दो समीकरण हैं, दोनों का आपस में फिर स्वयं से वज्र गुणा कर सकते हो, स्वयं से वर्ग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्यों कर रहा हूं? रीजन देखिए, ये दोनों मिलकर तो बनेगा ए कैप के मापांक का वर्ग। ये भी फॉर्मूला है। फॉर्मूले एल्फा डॉट एल्फा बराबर होता है एल्फा वेक्टर के परिमाण का वर्ग। दूसरे में बात करें तो अदिश अदिश तो बाहर आ जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर एन कैप डॉट एन कैप हो जाएगा। तो एक बार पहले लिख देता हूं, लैम्बडा स्क्वायर एन कैप का वर्ग। ये इकाई सदिश का परिमाण एक, ये एक बराबर लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा का मान प्लस माइनस एक, ये प्लस माइनस एक यहां रख रहा हूं। तो क्या आएगा? ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस एन कैप। अब एन कैप की वैल्यू कैसे आएगी? अभी मैंने आधी बात चलाई। ये कहता है बी व सी के मध्य का कोण π/6 है। तो यहां एक बार मैं अगर वैल्यू रख दूं, देखो एन कैप की पहले वैल्यू रख देता हूं। एन कैप की वैल्यू क्या होगी? बी और सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप अपॉन परिमाण बी कैप क्रॉस सी कैप का परिमाण। ये मैंने वैल्यू रख दी। अब आप एक बार यहां देखिए सिद्ध क्या करना है। देखिए सिद्ध ये करना है, यहां तक आ गए ए कैप बराबर प्लस माइनस आ गया बी कैप क्रॉस सी कैप, बी कैप क्रॉस सी कैप। ये परिमाण हटाना है, तो बी कैप क्रॉस सी कैप का परिमाण कितना होता है? परिमाण आपको ये बताया था, अगर आपके पास वेक्टर है एल्फा क्रॉस बीटा का परिमाण केवल होता है एल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर और साइन थीटा। अगर इसको दिशा से भी गुणा कर दूं, ये तो अब हो गई एल्फा क्रॉस बीटा की बात, दिशा भी आ गई। परिमाण की बात करें तो ये यहां तक आएगा, ये दिशा हट जाएगी, दिशा का तो खेल हो गया। और परिमाण क्या आएगा इसका? बी कैप सी कैप का परिमाण साइन थीटा। देखो बी और सी के मध्य का कोण 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो बी कैप क्रॉस सी कैप का परिमाण ये एक, साइन 30 का मान 1/2। काम खत्म। ये वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे। तो ए कैप की वैल्यू आएगी प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप बटा 1/2। 1/2 ऊपर शिफ्ट किया, ये रिजल्ट बन जाएगा। अच्छी तरह समझिए, ये जो दे रखा है, कह रहा है बी और सी दोनों के लंबवत है एक, तो ये एक ही दिशा बाहर, इसके तल के लंबवत, ये पेन ए मान लिया, ये एन कैप की दिशा होती है बाहर, दोनों समानांतर, तो समानांतर की कंडीशन इसी से बिंदु गुणनफल ये लिखा हुआ है। लैम्बडा का मान प्लस माइनस 1, एन कैप में मान रख दिया। एन कैप का क्या मान आएगा? एन कैप आएगा बी कैप क्रॉस सी कैप अपॉन बी कैप क्रॉस सी कैप का परिमाण। तो यहाँ पे क्या है? बी कैप क्रॉस सी कैप तो लिखा हुआ है, परिमाण निकालना है। अब परिमाण ये होता है, आप देखिए, आप थ्योरी देखिए, नोट्स देखिए, वीडियो देखिए पुराने,
कि परिमाण कैसे बताया था, दिशा हटा दी तो ये बी का परिमाण, सी का परिमाण, साइन थीटा थीटा दोनों के बीच में 30 डिग्री का कोण, ये लिखना भी नहीं, लिख दिया ये तो सीधा ही पता है कि जब यूनिट वेक्टर हो तो परिमाण एक, साइन 30 1/2 1/2 नीचे गया, अब ऊपर गया, काम खत्म। तो लास्ट में क्या रिजल्ट आया आपका, इसी से यहाँ रिजल्ट लिख रहा हूं। तो ए कैप की वैल्यू आ गई, ए कैप की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, बी कैप क्रॉस सी कैप। बुक में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बुक में यहाँ बी सदिश है, सुन लो बेटा, बी सदिश है, यहाँ सी सदिश है, बी सदिश और सी सदिश है, सही कर लेना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन जो मैंने अभी किए हैं 16, 17 और 18 तीनों एक जैसे सवाल हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट काम आया है हमारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और उसमें भी जो बात होती है दिशा की, दिशा क्या होती है, दोनों सदिशों के तल के लंबवत बाहर की ओर राइट हैंड हस्त नियम के अनुसार। देखिए देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 2018 में आया हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। इसी के जैसा मैंने आपको पहले भी एक सवाल कराया है, ये आपका सदिश गुणनफल पर है और वो सवाल था अदिश गुणनफल पर। ये वज्र गुणनफल पे है, वो था आपका बिंदु गुणनफल पर। ये क्रॉस प्रोडक्ट पे है, वो आपका था डॉट प्रोडक्ट पर। वो भी इम्पोर्टेंट था, वो थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा सा बड़ा है, कारण सदिश गुणनफल जब करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ये कह रहा है किसी भी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसी को लेकर के आओ। मान लिया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर कोई मान लिया आपने अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। परिमाण चाहता है इसका, वहां लिखा हुआ है, परिमाण निकाल के छोड़ दिया। परिमाण कितना हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, और परिमाण का वर्ग भी निकाल के छोड़ देता हूं। चाहिए बाद में, क्योंकि एक साइड लूंगा, ये साइड लूंगा, वो साइड लाऊंगा, तो परिमाण का वर्ग अंडर रूट हट जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल दो आप। अब देखिए यहाँ 3 पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा, सबको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। पहले क्या निकालना है आपको, ये पार्ट करना है। तो इस पार्ट में भी ए वेक्टर क्रॉस आई कैप की कैलकुलेशन कर रहा हूं। पहले कैसे होगा, लिखें ए वेक्टर अल्फा आई बीटा जे और गामा के क्रॉस प्रोडक्ट आई वेक्टर। अभी आपको ऐसा बताया था, सारणिक विधि से करते हैं, आई जे के अल्फा बीटा गामा, और क्या लिखते हैं, यहाँ केवल आई का गुणांक है तो 1 0 0, ये हो जाएगा, ये सारणिक है। इसमें टाइम लग जाएगा बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही मेंबर गुणा हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में। कैसे होगा देखो, लिखोगे कैसे आप समझिए। जब ये आई कैप का गुणा होगा आई कैप से, क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप क्रॉस आई कैप का मान 0 हो गया। फिर ये जे कैप क्रॉस आई कैप होगा, तो जे के बाद के आता है क्रम बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, जे कैप क्रॉस आई कैप हो गया, क्रम बिगड़ गया, तो माइनस के कैप हो जाएगा, बीटा बचेगा, माइनस बीटा के कैप। फिर इसी आई कैप का गुणा इस के कैप से करेंगे, तो इन दोनों का क्रम ठीक है, क्योंकि के कैप के बाद आई आता है, के बाद आई ऐसे क्रम चलता है, आई जे के।
किस नियम से? दाहिने हस्त नियम से। या इन्हें आप याद रखिए, क्रम आपको बताया था, आपको इसमें स्पेशल कंडीशन में सब कुछ बताया हुआ है। तो k का इंटू क्रॉस प्रोडक्ट i से करेंगे तो क्या आएगा बेटा? j आ जाएगा। तो प्लस में गामा j क्या है? देखिए, केवल ये एक स्टेप समझना है। ऐसे उसमें आएगा, ऐसे उसमें आएगा, बड़ा सिंपल सा काम है। अगर यहाँ स्टेप समझ में नहीं आया तो इसमें देख लेना, और इसमें भी नहीं आया तो इसमें देख लेना। अब अगला काम क्या करवा रहा है ये? इसका परिमाण लेना है। ए कैप क्रॉस, सॉरी ये वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का परिमाण अंडर रूट बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर हो जाएगा। परिमाण का भी वर्ग हो रहा है, तो यहाँ परिमाण का भी वर्ग लिख दें। ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के परिमाण का वर्ग कितना आ गया? अंडर रूट हट गया, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। नंबर डाल दो 2। इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब इसको उठा लाओ आप। तो पहले क्या कैलकुलेशन करोगे? ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप लिखूं। ए वेक्टर लिखा अल्फा आई बीटा जे गामा के, और क्रॉस जे वेक्टर जे कैप। अब फिर गुणा करें। जब ये इससे गुणा होगा तो आई क्रॉस जे हुआ, आई क्रॉस जे के हो गया। आई के बाद जे आता है, फिर के आता, तो अल्फा के कैप। जब ये जे का जे से गुणा होगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। फिर जब जे का के से गुणा करेंगे नेगेटिव आएगा, कारण के बाद तो आई आता है, क्रम बिगड़ गया। तो माइनस में गामा आई कैप। देखिए, समझिए आगे क्या करना है। परिमाण लेना है। परिमाण ए सदिश क्रॉस जे कैप का परिमाण अंडर रूट क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, माइनस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरी समीकरण क्या आ गई? अब वर्ग और करना है, वर्ग कर दें। ये वर्ग कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वो कर रहे इधर। तो ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के परिमाण का वर्ग मापांक घटा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये नंबर 3 हो गया। ऐसे एक चौथी समीकरण और निकाल ली, काम खत्म। कैसे आएगा? ये यहां सदिश है, ए वेक्टर क्रॉस के कैप की कैलकुलेशन करें। कैसे कैलकुलेशन होगी? वही का वही लिखा, ए अल्फा आई बीटा जे गामा के क्रॉस प्रोडक्ट के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस के कैप की वैल्यू फिर गुणा करें। देखो, आई के बाद जे आता है, के आ रहा है, तो माइनस अल्फा आई के जे, जे के बाद के आता है तो सही क्रम है, प्लस में बीटा आई कैप के क्रॉस के 0 हो जाएगा। अब क्या करना है? ए वेक्टर क्रॉस के कैप का परिमाण लेना है। परिमाण क्या आ गया? अंडर रूट माइनस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर। तो नंबर 4 आ गया। 4 नंबर क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस के कैप के परिमाण का वर्ग करे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नंबर 4। 2, 3 और 4 को जोड़ दो। ये लिखे हुए हैं, ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, और ये 4 लिखा हुआ है। पन्ने वहां खराब करने नहीं है, ऐसे ही काम करना है आपको। वो भी काफी बड़ी होती है, खामे खा पन्ने भरोगे वे मतलब में कोई मतलब नहीं। सबको जोड़ा, तो जोड़ रहा हूं।
2, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो यहां जोड़ के बता रहा हूं, देखिए आप जोड़ा तो क्या आया, a कैप क्रॉस i कैप के परिमाण का वर्ग, a कैप क्रॉस j कैप के परिमाण का वर्ग, a कैप क्रॉस k कैप के परिमाण का वर्ग। तीनों लेफ्ट हैंड जोड़ दिया, तीनों राइट हैंड जोड़ूंगा तो 2 बार अल्फा स्क्वायर है, 2 बार बीटा स्क्वायर है, 2 बार गामा स्क्वायर है। देखिए आप, ये 2 बार अल्फा स्क्वायर, 2 बार बीटा स्क्वायर, 2 बार गामा स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। अब समीकरण नंबर 1 से ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू रख दें, काम खत्म हो जाएगी। इसी के बराबर में लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। 2 ए वेक्टर के परिमाण का वर्ग, काम खत्म। देखिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेक्टर प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है। सदिश गुणनफल किस तरह से किया है, कौन सा क्लू आपको, कौन सी लाइन आपको सही सही समझनी है, ये देखो, ये लिखा हुआ है। ये गुणा कैसे किया है, कैसे किया है, आई कैप का आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट 0, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो क्रम विपरीत हो गया। जे के बाद के आता है, आई आया तो माइनस के कैप लिखा, फिर के का क्रॉस प्रोडक्ट आई से क्रम में है, और ये है क्यों, क्योंकि दोनों के तल के लंबवत होता है कौन, जे। ये आपको सब सूत्रों में बता रखे हैं। सबके परिमाण निकाले, वर्ग किए, तीनों समीकरणों को जोड़ा, 2 कॉमन, और वो मान हमने वहां से वहां रखे। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19।